अब इसके बाद टॉपिक आता है डीफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का। बाज दफा स्केलेटन आपका काम क्या है कि सारी जिंदगी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और बॉडी को अपराइट कंडीशन में रखना है, चलाए रखना है। तो बाज दफा क्या होता है कि बाज दफा बोन्स वीक हो जाती हैं, और फिर मतलब स्केलेटन में किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, और बाद दफा एक्सीडेंट्स की वजह से आ जाती है प्रॉब्लम, और उसकी वजह से फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे डीफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में। डीफॉर्मिटीज यानी कि उसकी फॉर्म जब खराब हो जाए तो इसको डीफॉर्मिटी कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो जेनेटिक बेसिस पे होते हैं, यानी कि जिनकी जीन्स में कोई डिफेक्ट हो, यानी कि जीन्स बेसिकली वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को बनाती हैं। ठीक है, वो कोड है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी कैसे बननी है। तो वो जेनेटिक कॉजेज हैं उन डिफॉर्मिटीज के। इनमें सबसे पहले हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट होता है कि आपकी पैलेट के अंदर सुराख होता है। पैलेट कहते हैं आपका जो जबान के ऊपर, अगर आप मुंह की छत के ऊपर जुबान लगाएंगे तो ऊपर आपको एक सख्त हड्डी नजर आती है, इस हड्डी को पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो जब आप माँ के पेट में डेवलप हो रहे हैं तो उस वक्त ये दो हड्डियां होती हैं, और ये हड्डियां दरमियान से जुड़कर पूरी एक बड़ा सी वो छत बना देती हैं आपके मुंह की। ठीक है, अब ये अगर ना जुड़ सके तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपके मुंह के अंदर एक एक्स्ट्रा सुराख रह जाएगा जो आपके नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को मिला देगा। ठीक है, यानी कि जो कुछ नाक में है वही कुछ मुंह में भी होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप वो बच्चा दूध पिएगा तो उससे वो दूध उसकी नाक में चला जाएगा और वहां से उसके लंग्स में जाएगा, और उससे उसको इन्फेक्शंस होंगी, नमूनिया हो जाएगा, और फिर उसकी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। तो अक्सर आपने रक्षों के पीछे या मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहार लगे हुए देखे होंगे कि एक छोटे से ऑपरेशन से इनको आपस में सी दिया जाता है दोनों हड्डियों को, और फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। इसके मुकाबले में एक और जेनेटिक डिजीज से होने वाली प्रॉब्लम माइक्रोसेफली है। सेफलॉन कहते हैं सर को, हेड को, और माइक्रो का मतलब है छोटा। माइक्रोसेफली कहते हैं एबनॉर्मली स्मॉल स्कल को। अब इसमें होता क्या है? इसमें बाज दफा ये होता है कि हमने बात की कि जो सर की हड्डियां हैं शुरू में वो आपस में थोड़ी सी स्लाइटली मूवेबल होती हैं, वक्त के साथ साथ वो हार्ड हो जाती हैं। अब अगर पैदाइशी तौर पे वो हार्ड हो चुकी हों, यानी कि वो शुरू में फ्लेक्सिबल ना हो बल्कि शुरू से ही हार्ड हो जाएं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जब ब्रेन ने ग्रो करना है तो उस वक्त ब्रेन ग्रो नहीं कर पाएगा, और फिर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी बाज दफा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। आपने बंदे देखे हुए जिनको डोला शाह के चूहे कहते हैं। ठीक है, तो वो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी ऐसे हो सकते हैं। और बाज दफा अगर आप ब्रेन के ऊपर जबरदस्ती कोई ऐसी चीज चढ़ा दे कि वो ग्रो ना कर सके तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा तीसरी तरह की कंडीशन आर्थराइटिस कहलाती है। आर्थ्रो का वर्ड पहले हमने पढ़ा हुआ है, आर्थ्रो कहते हैं जोड़ों को, और इसी तरह आइटिस का वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है, मसलन हेपाटाइटिस में। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को आर्थराइटिस कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, 100 से ज्यादा मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बेसिकली सारों के अंदर होता यही है कि हेल्दी जॉइंट में हमने बात की कि एक कैविटी होती है जॉइंट के अंदर, दोनों जॉइंट्स के दोनों हड्डियों के दरमियान में, और क्या कार्टिलेज ने उस एरिया को कवर किया हुआ होता है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। किसी भी वजह से ज्वाइंट डीग्रेड हो जाए, कार्टिलेज अपना मौजूद ना रहे, या साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। और ये मतलब कि जॉइंट्स के अंदर फिर पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। एक कॉमन टाइप ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोबोन्स आर्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्म है। क्रॉनिक आर्थराइटिस होता है, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे अरसे वाला, तो बहुत देर के लिए लंबी प्रॉब्लम चलती है, और ये समझा जाता है कि जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, हालांकि ये मतलब के मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं।
एक और वजह हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकती है। आपकी बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स का बैलेंस अगर ठीक तरह ना हो तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं। एक कॉमन कंडीशन जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन है, पोर सुराख को कहते हैं। बोन के अंदर सुराख हो जाते हैं। आपने नॉर्मली बोन हमने बात की थी कि उसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट शेल चढ़ा हुआ होता है और अंदर से बोन खोखली होती है ताकि वजन बहुत ज्यादा ना हो। अब जरूरत पड़ने पर अंदर सेल्स मौजूद हैं, अगर इनको ऑर्डर किया जाए कि जिस्म को कैल्शियम की जरूरत है, मसलन एक माँ है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस बच्चे को जो दूध पिला रही है माँ, तो उसने बहुत सारा बच्चे को कैल्शियम देना है, ठीक है, क्योंकि उस कैल्शियम से बच्चे ने ग्रो करना है। अब अगर वो माँ अच्छी खुराक नहीं खाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम वाली खुराक नहीं खाएगी तो क्या होगा कि दूध में कैल्शियम तो बनाना ही बनाना है। तो वो कैल्शियम कहाँ से आएगा, वो हड्डियां खुरचनी शुरू कर देंगे और वो ऑस्टियोक्लास्ट वहां से बोन्स को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे और मटेरियल निकाल निकाल के सारा वो दूध में डालते जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि अंदर से बोन्स खोखली हो जाएंगी बहुत ज्यादा, और बोन्स का वजन कम हो जाएगा, अंदर बहुत ज्यादा सुराख बन जाएंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि बोन मैस कम होने की वजह से वो बहुत आसानी के साथ, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और वो आसानी के साथ फ्रैक्चर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम बड़ी उम्र की खवातीन में बहुत कॉमन होती है। मसलन आपकी माएँ हैं तो उन्होंने चूंकि आप सबको दूध पिलाया था, नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि आपको जवान करते करते उनकी अपनी हड्डियां जो है वो कमजोर हो गई, और फिर वक्त के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। आगे चल के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा होता है बोन्स डिपॉजिट करवाने में, तो उसकी कमी की वजह से फिर बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। एक और वजह इनसफिशिएंट एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पर, क्योंकि एक्सरसाइज खासतौर पे खवातीन में तो एक्सरसाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह ऐसी डाइट खाना, दूध ना पीना, प्रोटीन्स ना खाना, कैल्शियम वाले चीजें, सब्जियां वगैरह ना खाना, इन चीजों की वजह से फिर बोन्स वीक हो रही होती हैं। स्मोकिंग ना करने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम बनती है कि बोन्स वीक हो जाती हैं। नतीजा क्या है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है, यानी कि एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बॉडी में लगाना पड़ता है, जिससे फिर ये प्रॉब्लम वक्ती तौर पे सॉल्व हो सकती है। एक और कंडीशन जो न्यूट्रिशनल काजेस की वजह से हो सकती है, ठीक है, एक और रीजन न्यूट्रिशनल कॉजेज है, यानी कि खुराक में किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से फिर स्केलेटन ठीक तरह से काम नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल है ऑस्टियोमैल्सिया। बेसिकली ये कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को, कि आपकी बोन्स नरम हो जाती हैं, जिस तरह हार्ड होनी चाहिए वैसे हार्ड नहीं होती। अब यहाँ पे भी डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन सब के अंदर होता क्या है कि बोन्स में मिनरल डेपोजिशन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। नतीजा क्या निकलता है कि बोन्स सॉफ्ट होती हैं और वीक हो जाती हैं, और फिर खास तौर पे वेट बियरिंग बोन्स बेंड होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ऐसे बच्चों को जब वेट उठाने को कहा जाता है तो उनको टांगों में दर्द होता है, ठीक है। इसी तरह एक और इससे मिलती जुलती कंडीशन है, इसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स भी छोटे बच्चों में होती है, यंग एज में, बेसिकली जब वो दूध पी रहे हैं या दूसरी खुराक खा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कैल्शियम नहीं है, मिलावट वाला दूध है या और कोई मसले हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा और वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर दूसरा एक और वजह ये भी हो सकती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, विटामिन डी किसी वजह से ना बन रहा हो तो फिर मसला होता है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोर्ड लेग्स होती हैं, जिस तरह कमान, तीर कमान वाली कमान मुड़ी हुई होती है, इस तरह हड्डियां, लातों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। पेल्विस की डीफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि वो नॉर्मल अपने फॉर्म में नहीं रहता। हल क्या है इस कंडीशन का, हल ये है कि विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए छोटे बच्चों में, और सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, सूरज की रोशनी में, यानी कि
5-10 मिनट जिस तरह नॉर्मल आप घर से बाहर निकलते हैं या छत वगैरह पे जाएं, तो जो थोड़ी बहुत धूप आपके हाथों चेहरे के ऊपर लग रही होती है, वो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो उससे विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को डिपॉजिट करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो फिर इसी तरह विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के नीडो वगैरह या दूसरे और इस तरह के फार्मूला मिल्क मिलते हैं जिनमें एक्स्ट्रा आयरन और विटामिन डी और कैल्शियम ऐड किया हुआ होता है। तो ये भी हेल्प कर सकते हैं विकेट्स को हल करने के लिए।